बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सो गाइज, हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली? आज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। ये जो आज़ादी मिली है आपको, ये किस तरीके से हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है, उसका ये केंद्र बिंदु पाठ है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आपकी इतिहास की बुक, कक्षा 10वीं की इतिहास की बुक का चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये चैप्टर मैंने बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको पूरा पाठ एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको रटना ना पड़े, पूरा पाठ आपकी मुट्ठी में हो और यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। 3 कारणों से, 3 रीजंस हैं जिसके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो 3 कारण क्या है जिसके कारण ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है? नंबर 1 कारण है कि क्लास 10 में इससे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 2 कारण है कि अगर आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो यूपीएससी हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे रेलवे हो गया, किसी भी सरकारी सर्विस में आप जाना चाहते हैं तो इस पार्ट से आपको प्रश्न मिलेंगे। तीसरा, आप भारत के निवासी हैं, आपका देश कैसे आज़ाद हुआ, क्या घटनाएं हुए, वो आपको पता होना चाहिए भारत का नागरिक होने के लिए। तो हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप लोग को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जो दिया हुआ है उसे हिट कर देना है। पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है भैया? राष्ट्रवाद कहते किसे हैं राष्ट्रवाद? तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो इसकी मैंने यहाँ पे 2 परिभाषा लिखी है, एक जो किताबी लैंग्वेज होती है और एक जो हमारी सरल भाषा होती है। आपको जो भी अच्छी लगे आप वो लिख सकते हो, आपको बराबर नंबर मिलेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम और आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। ठीक है, बोलेंगे क्या है ये, समझ में नहीं आया? चलिए अब मैं आपको आपकी भाषा में बताती हूँ। एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की जन भावना तथा अपना राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे कुछ लोग हैं, जब इन लोगों के अंदर ये भावना आती है कि हम सब एक साथ रहें और हम जहाँ पे रहेंगे ये हमारा देश है और इसके लिए अगर इस पर कोई खतरा आता है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे, ये हमारा देश है, एक साथ मिलकर रहने की भावना और देश के प्रति समर्पण, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए कुर्बानी दे देंगे, जान दे देंगे। ठीक है, और हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, एक प्रेम की भावना, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। जब लोगों के अंदर ऐसी भावना आती है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मिलजुल के रहेंगे और ये जो बाउंड्री है, ये हमारा जहाँ पे भी हम रह रहे हैं जो बाउंड्री है, इसको हम एक नाम देंगे, ये हमारा देश है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, सिंपल सा इसका मीनिंग है, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की भावना होना। अब हम समझ गए कि भाई इसका मतलब है कि किस तरीके से भारत में लोगों को के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, किस तरीके से। जैसे आज अगर आपसे कोई बोलता है कि मैच किसका है तो आप बोलते हो इंडिया का मैच है, आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है कि इंडिया का मैच है, तो आप सारे यूनाइट हो जाते हो। वहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता, कोई डिफरेंस नहीं देखता, कोई अंतर नहीं देखता, सब लोग मिलकर टीवी देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बात आती है इंडियन की। तो जो आपके अंदर ये भावना भरी हुई है ना, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। जब दूसरा टीम आपके देश को हराता है तो आपको थोड़ा बुरा सा फील होता है। क्यों? आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भर चुकी है। तो ये कैसे भरी, इसका चरणबद्ध तरीके से हम अध्ययन करने वाले हैं इस पाठ में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं इस पाठ को आपकी एनसीईआरटी की किताब से। आपकी एनसीईआरटी की किताब में पहला पेज जो इस चैप्टर का है वो दिया हुआ है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। अब ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध क्या था, कैसे था, वो कहानी समझाने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे दूं। आप बोलोगे मैम पिक्चर तो शुरू हो गई, आखिर चल क्या रहा था, भारत था कहाँ पे? तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये हमारा भारत था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस टाइम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1914 टू 1918, जो ये दौर था इस वक्त की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और हिस्ट्री में लेके चलती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आपको बैकग्राउंड दिखाना चाहती हूँ, उसमें आपको इमेजिनेशन में जाना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ी देर अपने कल्पना शक्ति को बढ़ाना है। क्या हुआ था कि भारत में आपको पता है वास्को डी गामा आया था, बचपन में आप सभी ने पढ़ा है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो वास्को डी गामा आया था भारत में 1498 में। ये आपकी किताब में नहीं है, ये आपको बस सुनना है।
वास्को डी गामा आया था भारत में। तो भारत यहाँ पे एक देश था, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, बहुत ही धनवान देश था। तो यहाँ से कुछ विदेशी मुल्क से यहाँ पे एक बंदा आया वास्को डी गामा। उसने देखा कि भाई जो ये भारत है, ये कंट्री है, ये तो बड़ी समृद्ध है। यहाँ पे वो आया, यहाँ से कुछ चीज़ें लेके गया और अपने देश में जाके उसका कई गुना मुनाफा कमाया। अब उसने दूसरे को बताया, दूसरा बंदा भी आया, वो भी घूम के गया, यहाँ से सामान लेके गया, सामान मसाले अपने देश में बेचा, बहुत अमीर हो गया, बहुत फ़ायदा उठाया। तो फिर कुछ लोगों ने तो सोचा हम थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो फिर आगे चलकर बाकी देशों ने क्या किया, कुछ और विदेशी देशों ने बोला कि इस देश में ही आकर अपनी कोई कंपनी खोल लेते हैं। कुछ लोग आए, एक ए नाम के लोग आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोल ली और यहाँ पे हमें राजाओं से बोला थोड़ी जगह दे दो, राजाओं ने थोड़ी जगह दे दी, कंपनी खोल ली। उसके बाद दूसरे देश के भी लोग आए, बी, उन्होंने भी अपनी कंपनी खोल ली। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, हमारे ही देश के जो राजा थे, बहुत सारे राजाओं को आपस में लड़ा दिया और धीरे धीरे कर यहीं पर रहने लगे और अपने थोड़े और लोग बुला लिए, थोड़े और आगे चलते चलते इन्होंने क्या किया, भारत को पूरा अपनी मुट्ठी में कर लिया। जगह जगह कंपनी खोल ली, जगह जगह नए कानून बना दिए, राजा को इतना बुरा कर दिया ना, जो वहाँ के मतलब नवाब हुआ करते थे उन सबको ऐसे किया कि एक नवाब दूसरे नवाब से लड़ा दिया और आपस में खुद रोटी छीन ली। वो बंदर की कहानी नहीं होती, दो बिल्लियों को लड़ा के खुद रोटी छीनता है, तो वैसे ही इन लोगों ने किया, फूट डालो और शासन करो, इस तरीके की रणनीति अपनाई। अब भारत क्या है, इनके चंगुल में फंस गया था। किसके? ब्रिटिशर्स के। जो ब्रिटिश थे उनकी चंगुल में फंस चुका था भारत। अब भारत इनके अंडर में था। अब बात होती है विश्व युद्ध की। बात करते हैं विश्व युद्ध की। विश्व युद्ध में क्या चल रहा था कि पूरी दुनिया के दो टीम थी, टीम ए और दूसरी तरफ थी टीम बी। ये हमारी अर्थ है, तो इसमें आधे देश इधर थे, आधे देश इधर थे। दोनों देश आपस में लड़ रहे थे विश्व युद्ध में कि कौन महाशक्ति है इसके लिए, ठीक है। कुछ देश थे वो ए टीम में थे, कुछ देश थे वो बी टीम में थे। भारत अगर आप बोलोगे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, तो नहीं, भारत डायरेक्ट शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली शामिल हुआ था। कैसे? जो बड़े बड़े देश थे वो एक ये था कि आपको किसी ना किसी टीम में शामिल होना है, तो टीम ए टीम बी दो टीमें थी, ये दोनों टीमें आपस में लड़ रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस समय क्या चल रहा था कि जो पावरफुल कंट्रीज़ होती थी, पावरफुल देश थे, उन्होंने अपने अंडर में कुछ देशों को रख रखा था। जैसे कि ब्रिटिश ने भारत को रख रखा था। इसे हम बोलते थे, एक टर्म देते थे, उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब उपनिवेश की वो जाके उनके यहाँ पे कंपनी खोल रखा है, उनके यहाँ से सारा कच्चा माल ले रहे हैं, सारा कर इकट्ठा कर रहे हैं और उन लोगों पे अत्याचार, मतलब अपना गुलाम टाइप का बना रखा है। तो भारत को ब्रिटिशर्स ने बना रखा था। तो ब्रिटिशर्स ने भारत को बहुत बुरी तरीके से, जैसे भारत को बनाया था, ऐसे बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में रख रखा था। तो क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले रहे थे, इंग्लैंड तो पार्ट ले रहा था, तो उन्होंने भारत के लोगों को भी उसमें पार्ट लेने के लिए मजबूर किया। क्यों? हमें सपोर्ट करो, हमें सहयोग करने के लिए। तो भारत डायरेक्ट तो नहीं गया था वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में गया था, इनको सपोर्ट करने के लिए गया था। इसी तरीके से बहुत सारे देशों के जो उपनिवेश थे वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए थे इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई, आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि भारत में क्या चल रहा था। अब बात करते हैं विश्व युद्ध की। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। ये जो आपको कहानी पढ़ाते हैं ना, बुक में पढ़ाते हैं, तो कभी आगे की घटना बता देते हैं, कभी पीछे की, तो बच्चे बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैंने अभी आपको बैकग्राउंड दे दिया, तो अब आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो बोलोगे अरे 1919 में सीधा पहुंच गए, 1885 तक तो गए ही नहीं, ठीक है। तो देखो, बात कर रहे हैं कि 1919 में आंदोलन फैल रहे थे देश में, इस सामाजिक समूह शामिल हो गए थे, संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। नए बदलाव को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। जब विश्व युद्ध हुआ तो हर कोई चाहता था कि हम महाशक्ति हैं और सब, हर कोई महाशक्ति बनना चाहता है। आज के टाइम में भी क्या चाहते हैं? महाशक्ति बनना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो एक अलग ही स्थिति पैदा हो गई थी पूरी दुनिया में। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। देखिए, जब भी कोई लड़ाई होती है ना, तो किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। दोनों टीम ए टीम बी, इसमें कुछ कंट्रीज थी, नंबर ऑफ कंट्रीज, इसमें कुछ कंट्रीज थी, दोनों का ही बहुत लॉस हुआ था। क्या है? रक्षा व्यय बढ़ गया था, यानी कि जो खर्चे थे वो बढ़ गए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग इधर के भी मारे गए, बहुत सारे लोग इधर के भी
मारे गए। उसके अलावा जब आप लड़ाई करोगे तो आपको बम चाहिए होगा, बंदूकें चाहिए होंगी, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। तो बहुत सारा नुकसान भी हो रहा था। सीमा शुल्क बढ़ गया था, यानी कि टैक्स बढ़ गए थे, आयकर शुरू कर दिया गया था, ठीक है, यानी इनकम टैक्स शुरू कर दिया था। तो अब ये सब के लिए पैसे कहाँ से आए? तो अंग्रेज जो थे वो बड़े चालाक थे। इसके लिए वो क्या करते, लड़ाई में पार्ट भी ले रहे थे, और पार्ट लेने के साथ साथ भारत को अपना क्या बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था। तो भारत वालों से कर वसूल रहे थे और जाके उसे लगा रहे थे युद्ध में, ठीक है। हमसे ले रहे थे पैसे और ले जाके लगा रहे थे युद्ध में, और हमारे यहाँ के बंदे भी ले जा रहे थे, उनको भी लड़वा रहे थे युद्ध। ये हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। और क्या चीज़ें हो रही थी इसके अलावा, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आम आदमी परेशान था। और अगर कोई बोले कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब, तो 1914 से 1918 तक ये आपका टाइम पीरियड था। 14 to 18, ठीक है, 1900 आपको याद रखना है, 14 to 18 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आगे हम दूसरे विश्व युद्ध की भी बात करेंगे, जहां से हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो टाइम पीरियड था, इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, जबरन भर्ती की जा रही थी। मतलब आपके घर पे कोई भी बच्चा है, लड़का है, उसको पकड़ के सेना में भर्ती कर रहे थे, ठीक है। और सेना में भर्ती करते ही अंग्रेज अपने साथ ले जाते थे और विश्व युद्ध में पार्ट लेने के लिए बोलते थे। वहाँ पे हमारे जो सैनिक थे, हमारे देश के जो युवा थे, उसको लगा रहे थे युद्ध में वो लोग, ठीक है। जबरन भर्ती की जा रही थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। मतलब इतने लोग, एक महामारी फैली थी जिसके कारण इतने सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। लोगों को ये लग रहा था कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो हमारे देश से चले जाएंगे और हम लोग आज़ाद हो जाएंगे फिर से पुनः। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी थी। अंग्रेजों ने ये कहा था कि तुम हमें सहयोग करो युद्ध में, उसके बाद तुम्हारी बातें मान ली जाएंगी। लेकिन अंग्रेज तो थे ही दोगले, वो लोग बात कहाँ मानने वाले थे। अब इतना उलझा हुआ भारत था। फिर एक नई घटना होती है, सत्याग्रह का विचार। अब ये भारत यहाँ उलझा हुआ था। अंग्रेजों ने झूठे वादे किए, लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, तरह तरह के टैक्स लगा रहे थे, तरह तरह के कर लगा रहे थे, ठीक है। हमारे यहाँ शिक्षा में बदलाव कर रहे थे, हमारे यहाँ तरह तरह के जो छोटे उद्योग थे उन्हें बंद करवा दिया था। मतलब जैसे गांव में और कस्बों में लोग क्या थे, अपने हैंडमेड चीज़ें, हाथ से बनाई हुई चीज़ें बेच के पैसा कमा लेते थे, वो सब भी बंद कर दिया था। अपना क्या करते थे, भारत से ले जाते थे कच्चा माल। कच्चा माल आप समझते हैं कि भारत से रुई ले गए, कपड़ा ले गए, ठीक है, और विदेश में ले जाके उससे मशीनों से सामान बना लिया और फिर उसे लाके भारत के ही बाजार में बेचते थे। अब कोई हाथ से बना के 10 रुपये में बेच रहा है, वो मशीन से बना के लाया हुआ 7 रुपये में बेच रहे हैं। तो भारत की जो चीज़ें थी वो भारत में बिक ही नहीं पा रही थी। तो हमारे जो बेचारे लोग थे वो और ज़्यादा मुश्किलों में फंस गए थे। जो उनकी फसल होती थी, फसल पे वो इतना टैक्स ले लेते थे कि जैसे आपने फसल उगाई, फसल के 4 भाग किए तो वो 2 भाग से ज़्यादा तो क्या होता था, उस आपको टैक्स के रूप में उनको देना होता था। एक भाग में जो बचा है उसमें अपना फसल की कीमत निकालो, अपना पूरा साल भर चलाओ। तो किसान बेचारा बहुत बुरी हालत में था, मजदूर बुरी हालत में था, सब लोग बुरी हालत में थे। तो एक जो वो कहते हैं ना, उम्मीद की किरण आती है, सत्याग्रह का विचार। अब ये सत्याग्रह क्या है? एक नए हीरो की एंट्री होती है। भारतीय जो स्थिति थी भारत की, वहाँ पे एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को तो आप लोग सब देखते हो, नोट पे देखते हो, कई लोग उनके लिए अलग अलग विचार रखते हैं। लेकिन इस बंदे की एंट्री होती है और कैसे होती है समझते हैं। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग सबको पता है कि उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद जो ये गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे, कैसे बने, ये इनकी पूरी जर्नी के लिए इनको महात्मा बोला जाता है। गांधी जी थे ये वकालत की पढ़ाई करने, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने चले गए थे, वकील बन गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये भेदभाव वाला जो रणनीति है ये इन्होंने विदेशों में भी देख ली थी। ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा काले गोरों का मतभेद है, यानी भेदभाव किया जाता है। काले जो जिनका रंग स्किन ब्लैक है उसको बहुत नीचा समझा जाता था और स्किन जिसकी वाइट है उसे बहुत अच्छा समझा जाता था और इनको दास समझा जाता था। तो वहाँ पे गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए और उसमें जीत भी मिली। तो उससे प्रेरित होकर गांधी जी जब भारत लौटे 1915 में, इनको खत लिख के बुलाया गया था, तो जब भारत लौटे तो इन्होंने बोला मेरे देश की हालत तो और भी बुरी हो रखी है, तो अब मैं सत्याग्रह अपने देश में करूँगा और अपने देश को
इन चंगुलों से, जो लोमड़ी हैं, इन लोगों से बचा के बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो महात्मा जी आते हैं, महात्मा गांधी 1915 में। कोई अगर आपसे डेट पूछे तो इसमें आपको डेट नहीं दी है, लेकिन मैं आपको डेट भी बताऊंगी। 9 जनवरी 1915 को आते हैं महात्मा गांधी भारत में, और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में आज भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन वो प्रवासी थे और हमारे देश में आए थे, तो प्रवासी दिवस के रूप में आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी और 1915 में। 1915 में गांधी जी आ जाते हैं भारत। अब एक नई चीज़ होती है, सबसे पहले क्या होता है, क्या कहाँ वो सत्याग्रह कहते हैं, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है। गांधी जी अपने साथ एक औजार लेके आए थे, एक टूल लेके आए थे, एक हथियार लेके आए थे। गांधी जी का ये क्या था, हथियार था, जिसे उनने पहले ही दक्षिण अफ्रीका में चला के देख लिया था, अब वो भारत में अप्लाई करने वाले थे। तो भाई सत्याग्रह क्या है, कैसे बम फोड़ेंगे? जी नहीं, सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना, कि भाई जो सच है उसे एक्सेप्ट करो, उसके लिए हम क्या करेंगे, आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यानी सच को मनवाने के लिए आग्रह करना सत्याग्रह का अर्थ था। किसी भी तरीके की हिंसा किए बिना, मतलब लड़ाई किए बिना अपने सच को मनवाएंगे, ये था सत्याग्रह। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, और कितनी जनवरी को, 9 जनवरी को। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए सत्याग्रह को हथियार बनाया। औपनिवेशिक क्या, जो ब्रिटिशर्स विदेशी आके भारत में बस गए थे, उनको निकालने के लिए सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया, कि मेरा हथियार क्या है, सत्याग्रह। मैं बंदूक से नहीं, गोली से, बम से नहीं, बल्कि सत्याग्रह से लड़ूंगा। वह एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन का तरीका था। गैर आक्रामक यानी जिसमें कोई भी हिंसा ना हो, और शांतिपूर्ण आंदोलन, क्योंकि आंदोलन तो कर सकते हैं ना, तो ये वो विचार लेके आए, और वो वकील भी थे, बाहर से वकालत की पढ़ाई करके आए थे। तो ये था सत्याग्रह का अर्थ। आई होप आपको सत्याग्रह क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह किस तरीके से कहाँ कहाँ चलाया। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह। महात्मा गांधी सत्याग्रह चलाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ? महात्मा गांधी ने अगर मैं बात करूँ तो एक सत्याग्रह उन्होंने किया था 1916 में, ठीक है। दूसरा सत्याग्रह करते हैं वो 1917 में। जो पहला था वो 1916 और 1917 के बीच में था, तो कई बार इसे 1916 बोला जाता है, कई बार 1917। और तीसरा था 1918 में। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलाया उसकी बात करते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले लोग ही इतना डर चुके थे, उनके अंदर इतना भय आ चुका था कि उन्हें लगता था कि हम इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते, अंग्रेज़ों के सामने हम बोल ही नहीं सकते, ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतना जानते हैं, हम बेचारे अपने आप को ही वो बेचारा समझने लगे थे। अगर आप अपने आप को बेचारा समझोगे तुम कैसे फाइट करोगे? तो गांधी जी सबसे पहले जाते हैं बिहार के चंपारण में। वहाँ क्या कहानी थी, अभी यहाँ पे आपको कहानी नहीं दी है, पर मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूँ समझने के लिए, कि वहाँ पे क्या था, जो किसान थे उनको कहा गया था कि तुम नील की खेती करो, ठीक है, नील की खेती। और नील की खेती करने से क्या थी, जमीन बंजर हो जाती थी, और उसमें कहा था कि जो तुम्हारी उपजाऊ जमीन है उस पे तुम नील की खेती करो, और उसमें भी हमें इतना सारा टैक्स दे दो। तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे थे, वो लोग इतना उगा ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे गांधी जी पहुंचते हैं, और सबसे पहले तो वो किसानों को बोलते हैं कि भाई तुम लोग संघर्ष करो, मेरे साथ आओ, आंदोलन करो। तो पहले तो वो लोग बहुत डरते हैं 1917 में उन्होंने, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, किसान जब गांधी जी आंदोलन करते हैं तो अंग्रेज़ों को लगता है कि हाँ ये बंदा तो हटेगा नहीं, तो बाद में जो उनकी शर्तें थी वो सारी मान ली जाती है और उनको सफलता मिलती है इस आंदोलन की, ठीक है। जो उनको बहुत ज़्यादा मनमाना टैक्स देना पड़ रहा था उसको वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी हिम्मत आती है लोगों में। अब ये लोगों में लगता है कि हाँ ये तो हमारा हीरो है, अब हम इससे कुछ कर सकते हैं, मतलब ये सत्याग्रह ये तो काम कर रहा है। अब फिर ऐसा ही केस एक दूसरी जगह होता है 1917 में, गुजरात के खेड़ा में किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। अब गुजरात के खेड़ा में जाते हैं गांधी जी, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अलग कहानी चल रही थी, तो वहाँ पे भी सत्याग्रह कहते हैं, वहाँ पे भी सफलता मिलती है। वहाँ पे क्या था, फसल खराब हो गई थी। कहाँ पे, गुजरात के खेड़ा में। गुजरात के खेड़ा में क्या था, फसल खराब हो गई थी, और फसल खराब होने के बाद भी उनको इतना ज़्यादा
खेड़ा में वहाँ पे भी प्लेग की बीमारी फैल गई थी और फिर भी उन्हें लगान चुकाना था। तो यहाँ पे भी जब आंदोलन करते हैं तो उनको भी माफ़ कर दिया जाता है और उनका लगान जो है यानी टैक्स है वो कम कर दिया जाता है। अब लोग और ज़्यादा खुश होते हैं। फिर 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुँचे। 1918 में क्या होता है, वहाँ पर जो उनको बोनस मिलने वाला था वो सब नहीं दिया जा रहा था, ऐसे कुछ मुद्दा था। तो इसके लिए वो अहमदाबाद जाते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे भी जीत होती है। अब लोगों के माइंड में गांधी जी केवल एक या दो जगह पे गए थे, लेकिन पूरे भारतवर्ष में गांधी जी के चर्चे फैल जाते हैं कि गांधी जी आंदोलन करते हैं और अंग्रेज झुक जाते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। तो लोगों में एक हिम्मत आती है कि हम लोग भी लड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 3 चीजें याद रखनी है महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ। देखो, महात्मा गांधी आते हैं भाई 1915 में भारत, और आते ही काम पे लग जाते हैं। 1916, 1917 और 1918 बैक टू बैक 3 सत्याग्रह करते हैं। लाइन से ही है, 19 ही है, एक है 16, 17, 18। कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। 15 में आए, 16, 17, 18 3 सत्याग्रह किए। पहला किया बिहार का चंपारण, दूसरा गुजरात के खेड़ा और तीसरा भी गुजरात के अहमदाबाद। 2 तो वो गुजरात में ही रहे, ये खेड़ा में, ये अहमदाबाद में, और पहला था बिहार के चंपारण में। पहला नील की खेती के लिए था, दूसरा लगान के लिए और तीसरा क्या था, मिल मजदूरों के लिए था। तो 3 सत्याग्रह और तीनों में उन्हें सक्सेस मिलती है। जब आप कोई चीज़ करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें सक्सेस मिलती है तो आपको और हिम्मत मिलती है, और हिम्मत मिलती है। अब गांधी जी बन गए थे हीरो। इसके बाद क्या होता है, जब लोगों ने सोचा कि भाई एक ये तरीका है कि हम लोग अगर आंदोलन करेंगे तो अंग्रेजों को झुका सकते हैं। अब अंग्रेज भी चालाक थे, वो एक नया एक्ट ले आते हैं जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। 18 तक गांधी जी ने आंदोलन किया, ठीक है, देखो 16, 17, 18 तक गांधी जी ने आंदोलन किया। 1919 में आ जाता है एक एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में बताऊं उससे पहले मैं बता देती हूँ कि लोगों में हिम्मत आ गई थी कि हम आंदोलन कर सकते हैं। और तो जो अंग्रेज थे वो बड़े चालाक थे, उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा कानून ले आए कि लोग आंदोलन ही ना कर पाएँ। आंदोलन ही नहीं करेंगे, एकजुट ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों को भी भय था कि जो लोग हैं अगर उनमें हिम्मत आ गई एकजुट होने की, तो अंग्रेज कितने थे, काउंटेड थे, कुछ हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, लेकिन भारत तो जो लोग हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, उनका तो पूरा देश है। अगर वो लोग एकजुट हो गए तो वो लोग निकाल देंगे इन लोगों को। तो इन लोगों ने ऐसा एक कानून ले आया। वो कानून क्या था? रॉलेट एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में पारित किया। जो भी कानून बनते थे वो ब्रिटेन में बनते थे और भारत लाके इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो 1919 में एक कानून बनाया गया। भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद यह एक्ट पारित कर दिया गया। भारत में जो लोग थे वो नहीं चाहते थे ये कानून बने या एक्ट बने। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति दे दी थी। इस एक्ट के मुताबिक बिना ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये कानून था? ये कानून ऐसा था कि कोई भी अगर राजनीतिक गतिविधि कर रहा है, मतलब कोई भी आंदोलन कर रहा है, आंदोलन के लिए भड़का रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो उसको 2 साल तक बिना वकील, बिना दलील, बिना उससे पूछे और बिना उसकी जमानत किए जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा कानून लेके आ गए थे कौन? ब्रिटिशर्स। और उस वक्त सरकार कौन थी? जो अंग्रेज थे उन्हीं की सरकार थी, वही भारत पे राज कर रहे थे। तो वो लोग ऐसा कानून लेके आ गए थे कि अगर कोई भी पाया जाएगा राजनीतिक गतिविधि में इन्वॉल्व्ड, यानी कि अगर आप आंदोलन कर रहे हो, किसी तरीके का सत्याग्रह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो उसका लीडर होगा उसको पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, ना उससे पूछेंगे, ना सवाल करेंगे, ना उसकी जमानत होगी। तो इस तरीके का कानून बना दिया जिसको कहा रॉलेट एक्ट। इसको भारत में काला कानून कहा गया और भारत में इसका बहुत विरोध भी किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवाद व्यापी आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने बोला ये काला कानून है, हम इसे स्वीकार हरगिज नहीं करेंगे। ऐसा कानून मतलब हम हड़ताल करेंगे और मतलब कुछ भी हम सत्याग्रह करेंगे, तुम उसको करने पे ही रोक लगा दोगे। तो गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया जिसे भारी समर्थन मिला। गांधी जी ने कहा मैं हड़ताल करूंगा, क्योंकि गांधी जी हीरो बन चुके थे 16, 17, 18 में, तो सारी जनता ने भी गांधी जी को सपोर्ट कर दिया। विभिन्न शहरों में लोग समर्थन पे निकल पड़े, लोग अपने घरों से निकल पड़े, दुकानें बंद हो गई, रेल कारखाने और मजदूर सब लोग हड़ताल पे चले गए कि इस कानून को तो हम मानेंगे नहीं अगर आप हमारे लीडर्स को जेल में डाल दोगे। अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन के खिलाफ कठोर कदम उठाए और अंग्रेज किसी भी कीमत पे लोगों को दबाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर लोगों ने एक बार हिम्मत कर ली तो वो कभी भी झुकेंगे नहीं। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे, बहुत सारे नेता हैं जिनके आप नाम भी नहीं जानते और जिन्होंने आज़ादी के लिए फाइट किया, ऐसे बहुत
बहुत सारे लीडर्स थे जिन्हें बंदी बना लिया गया और गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। आगे क्या होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़तालें चल रही थी। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया जा रहा था, तरह तरह के हड़ताल किए जा रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, बहुत सारे जो लोग थे वो हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद कर दी गई थी। मतलब इतना ज़्यादा पूरे देश का समर्थन मिला था गांधी जी को। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अलग अलग देश में जो भी लीडर था, जो मेन लीडर था जिसको समर्थन में लोग आ रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, गिरफ्तार किया। अगर मेन लीडर को हम गिरफ्तार कर लेंगे तो बाकी लोग खुद हट जाएंगे। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश में पाबंदी लगा दी गई थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने शुरू किया और देखिए 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। और एक शांतिपूर्ण जुलूस मतलब लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे कि यहाँ पे ये कानून नहीं होना चाहिए और उस पर गोली चला दी गई। मतलब अंग्रेजों ने उस पर गोली चला दी हमारे लोगों पे। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। जब लोग शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहे थे कि भैया ये गलत एक्ट है, हमारे देश में आकर हमारे ऊपर ही कानून बना रहे हो, ये चीज़ गलत है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके ऊपर बंदूक चला दी, गोली चला दी और हिंसा कर दी। ठीक है, जब ऐसा किया तो हमारे देश के जो लोग थे उनका भी खून खौला, वो भी गुस्सा हुए और उन लोगों ने भी क्या किया, बैंकों पर, डाकखानों पर और रेलवे स्टेशन पर हमले किए, बहुत सारे हमले किए। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को जो है कमाल दे दी, पूरा जो पावर थी वो जनरल डायर को दे दी गई। वो बन गया वहाँ का जो लीडर था पंजाब का, जनरल डायर को सौंप दिया गया। अब क्या होता है, एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको आप नम आंखों से हमेशा याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 100 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही था। क्या हुआ था, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये डेट 13 अप्रैल 1919, ये जो डेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। बैसाखी का मौसम था, ठीक है, अप्रैल में, और वहाँ पे सारे जो लोग थे गांव के अमृतसर के, वो एक जगह पे इकट्ठे हुए थे और रॉलेट एक्ट का विरोध भी चल रहा था। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। बहुत सारे लोग उस प्लेस पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जैसे कि आप इंडिया गेट पे देखते हो कई बार आंदोलन किए जाते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए थे और बहुत सारे लोग वैसाखी के मेले के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हुआ है और लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ का मतलब लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। जैसे कि आज के टाइम में आप लोग जानते हो धारा 144 लगा देते हैं जहाँ पे लोग नहीं इकट्ठा हो सकते, वैसे ही मार्शल लॉ लगा हुआ था, लोगों को ये पता ही नहीं था। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और मैदान से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। जनरल डायर बहुत ही क्रूर और बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। उसके हाथ में कमाल पूरी जो पावर थी उसी के हाथ में थी। जनरल डायर को पता चल गया कि यहाँ लोग इकट्ठे हैं। उसने क्या किया, इतना हरामी था, इतना बुरा इंसान था कि उसने क्या किया कि ये जो यहाँ से निकलने वाले जितने भी, ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ से निकलने वाले जितने भी दरवाजे थे, सबसे पहले क्या किया, वहाँ को बंद करवा दिया, सारे डोर्स को बंद करवा दिया। यहाँ पे लोगों को सूचना भी नहीं दी, नोटिस भी नहीं दी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, आप लोग निकल जाइए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी, ठीक है। और उसने क्या किया, एक तरफ से हथियार लेकर, सीधा हथियार लेकर सैनिकों को भेजा और अंधाधुंध गोली चलवा दी। यहाँ पे जुलूस के लिए तो हो सकता है इतने 100 लोग इकट्ठा हो या 200, और बाकी सारे लोग किस लिए आए थे, बैसाखी मेले के लिए आए थे, बच्चे थे, बड़े थे। वो एक बार नोटिस दे सकता था कि भाई यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, निकल जाओ, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, सारे दरवाजे बंद कर दिए, एक रास्ते से घुसा और वहां से अंधाधुंध गोली चलवा दी। जितने लोग थे, बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसी को नहीं देखा गया, बहुत सारे लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, इतना रक्तपात हुआ कि यहाँ की पूरी ज़मीन लाल हो गई और इतना खूना खच्चड़ हुआ कि पूरी ज़मीन लाल हो गई। और आज तक उस जगह की ज़मीन लाल है, जिसे आप लोग अगर अमृतसर गए हो तो जाके देख सकते हैं जलियांवाला बाग, अभी तक उस जगह की ज़मीन जो है वो लाल है। और बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, वहाँ एक कुआं था, कुएं में छलांग मार दी या बच्चों को कुएं में फेंक दिया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर
अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, इतने लोग मारे गए जिसका कोई गिनती नहीं थी। और बाद में जब रिजल्ट आया तो बोला कि नहीं बस 100-200 लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मत का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। उसने बाद में जब उसके ऊपर कार्यवाही भी हुई तो उसने क्या कहा कि मैं जितने भी सत्याग्रही हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं, मैं उनके मन में एक डर, भय पैदा करना चाहता था कि आगे चलकर कोई भी आंदोलन ना करे। तो अंग्रेजों के लिए तो उसने अच्छा काम किया था, लेकिन भारत में ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने पूरे उसको पलट के रख दिया। अभी तक हमारे देश के लोग क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, झुक के करेंगे, ठीक है, सत्याग्रह करेंगे, ठीक है, लेकिन जब ये घटना हुई तो पूरा देश उबलने लगा। इसके बाद क्या होता है तो ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। लोगों को जैसे जैसे ये खबर पता चली, लोगों में आक्रोश बढ़ता गया, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे। अब लोग डर नहीं रहते, लोग आर पार की लड़ाई चाह रहे थे। लोग चाह रहे थे या तो हम उन्हें मार दें या वो हमें मार दें। सरकारी इमारतों पर हमले होने लगे। जो जितने भी उन लोगों ने इमारतें और घर बना रखे थे, वहाँ पे भारतीयों ने भी बम फोड़े, हमले किए। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया और सरकार रॉलेट एक्ट पास कर ही चुकी थी। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। और सरकार क्या चाहती थी, वो लोग क्या चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत के लोगों में एक डर पैदा कर दो। जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ अंधाधुंध गोली चढ़वा दो, वहाँ पे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो, तो लोग डर जाएंगे और फिर वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने को मजबूर किया गया कि तुम लोग अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। और नुकसान मतलब तुम सड़क पर नाक रगड़ो, सैल्यूट मारो, घिसड़ घिसड़ के चलो। मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाचार, आप सोच सकते हो आज आप प्रेजेंट भारत में बैठे हो, इस आज़ादी के लिए क्या क्या करना पड़ा था लोगों को। तो ऐसी हालत हो गई थी ब्रिटिशर्स। और आज के टाइम में हम जब विदेशी आते हैं तो उनके सामने कितना अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं और अपने ही देश के लोगों का सम्मान नहीं करते। ठीक है, हमें अपने देश को, अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। लोगों को कोड़े मारे और उनके गांवों पर बम बरसाए गए। लोगों को इतना ज़्यादा अत्याचार किया था, इतने क्रूर थे। जो लोग इंग्लैंड जाना चाहते हैं फॉर उनके लिए बता रही हूँ। हिंसा देखते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया। जब महात्मा गांधी ने देखा कि इतनी बुरी तरीके से हिंसा हो रही है, हमारे लोगों पे ही इतना नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आंदोलन नहीं करना, आंदोलन को वापस ले लो और कोई भी लोग आंदोलन नहीं करेंगे। और जैसे ही गांधी जी आंदोलन वापस लेते थे, सब लोग पीछे हट जाते थे, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद थी गांधी जी। भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में ज़्यादा जनदर बड़ा आंदोलन चाहते थे। अब ये जो आंदोलन था ये पूरे देश में नहीं बढ़ चल पाया था, केवल शहर और कस्बों तक ही सीमित था। लेकिन आंदोलन वापस ले लिया। पर गांधी जी एक ऐसा आंदोलन चाहते थे जो पूरे देश में चले, यानी कि ऐसा आंदोलन हो जिसमें संपूर्ण भारत पार्ट ले, ऐसा आंदोलन चाहते थे। लेकिन शांति भी बनी रहे, गांधी जी चाहते थे शांति भी बनी रहे। लेकिन जो हमारे युवा थे, बहुत सारे लोग थे, वो चाहते कि भाई ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, अगर हम इनको जवाब नहीं देंगे पलट के, ये तो हमें मारते ही रहेंगे। तो ये दो तरह की विचारधारा टकरा जा रही थी आपस में। फिर एक और आंदोलन आता है जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब बोलेंगे ये खिलाफत आंदोलन क्या है, तो देखिए ये कोई अलग सा आंदोलन नहीं है। ठीक है, गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वही आंदोलन था, पर ये खिलाफत क्यों आ गया, तो खिलाफत इसलिए आ गया कि मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, वो तीर्थ स्थल जो है उसको लेकर सारे जो पूरे विश्व में मुस्लिम थे वो एकजुट हो गए थे। तो जो हमारे देश के मुस्लिम थे वो भी चाहते थे कि गांधी जी इसको सपोर्ट करें और उसके लिए भी आंदोलन करें कि उसका सहयोग किया जाए। ठीक है, लेकिन इसमें भी अलग अलग, इसके लिए जो आंदोलन किया गया इसे खिलाफत आंदोलन किया गया। थोड़ा सा इसके लिए पढ़ लेते हैं। खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी ने एक अवसर देखा जिसमें हिंदू मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार के बाद ऑटोमन के शासक पर कड़ी संधि समझौते की अफवाह फैल गई थी। एक तुर्की, आपको पता है विश्व युद्ध में दो टीम थी, एक में सारे तुर्की वाले कंट्रीज़ थे और एक में सारे इंग्लैंड वगैरह ये सारी कंट्रीज़ थी। तो ये अफवाह फैल गई थी कि ऑटोमन का शासक मुस्लिम समुदायों का खलीफा भी ये कहा गया कि जो खलीफा है, ठीक है, मुस्लिम का जो तीर्थ स्थल है खलीफा है, उस पर ये लोग ऑटोमन का राज हो जाएगा और उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो सारे लोग भड़क गए थे, जितने भी मुसलमान थे वो भड़क गए थे। वो ये चाहते थे ये तो भाई गलत है। तो सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, पूरे दुनिया के जो वो थे वो सपोर्ट कर रहे थे इसके लिए। तो
हमारे देश से भी समर्थन चाहते थे। तो खलीफा को समर्थन देने के लिए मुंबई में 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई, एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी के जो नेता थे वो कौन थे? दो भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी खिलाफत आंदोलन की बात होगी तो आपको इनका नाम याद रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली। दो ऐसे भाई थे जिन्होंने ये कमेटी गठित की और गांधी जी को कहा कि इस आंदोलन के लिए सपोर्ट करिए। इनकी इच्छा थी कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर आंदोलन करें। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में स्वराज के लिए अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो ये चाहते थे कि हमारे देश में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था कांग्रेस, ठीक है, जैसे आज के टाइम में जो कांग्रेस जा रही हो वहीं से चली आ रही है। तो आज़ादी के टाइम से ही, आज़ादी से पहले 1885 में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था कांग्रेस। तो गांधी जी जिस आंदोलन को सपोर्ट कर देते थे तो हर किसी को लगता था कि हाँ अब इसको सपोर्ट मिल गया। तो इसी तरीके से जो ये दोनों भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली जी, ये लोग चाहते थे कि गांधी जी इसका सहयोग करें। अगर गांधी जी सहयोग करेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन होगी खलीफा की, जैसे पूरे विश्व से सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी तरफ क्या था, गांधी जी ने इसको एक मौके की तरह देखा। कैसे मौके की तरह? गांधी जी जब वापस लौटे इंग्लैंड से तो उन्होंने देखा कि भारत में क्या चल रहा है, फूंक डालो शासन करो। फूंक डालो शासन करो कैसे? पहले अंग्रेजों ने क्या किया, जो नवाब थे सारे नवाबों को आपस में लड़ा दिया और एक एक करके सबके राज कब्जा कर लिए और नवाब बस नाम के नवाब रह गए। उसके बाद फिर क्या किया, मुस्लिम हिंदू का मुद्दा बना लिया कि एक तरफ बोला कि भाई तुम्हारी पावर कम है, हिंदुओं को तुम हमें सपोर्ट करो, एक तरफ मुस्लिम को बोला कि तुम हमें सपोर्ट करो, और दोनों को आपस में लड़ा दिया और खुद राज करने की नीति अपना रहे थे। तो गांधी जी चाहते थे किसी भी तरीके से पहले अपने देश को यूनिट करो। अगर तुम भाई भाई ही लड़ोगे तो कोई भी बाहर का आके तुम पे कब्जा कर सकता है। तो सबसे पहले है कि अपने देश को, अपने परिवार को इकट्ठा करो। तो गांधी जी को एक मंच मिल गया कि अगर हम इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ आ जाएंगे। और गांधी जी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया और आंदोलन शुरू कर दिया। अब बात करते हैं असहयोग ही की। अब आपने देखा जो सत्याग्रह चल रहा था, सत्याग्रह के लिए सफलता मिली, लेकिन फिर रॉलेट एक्ट आया और हिंसक आंदोलन में बदल गया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। अब गांधी जी एक दूसरा हथियार लाए, हथियार नंबर 2, ठीक है, दूसरा चैप्टर हथियार 2। हथियार 2 क्या है? असहयोग। गांधी जी ने अपना जेब से दूसरा हथियार निकाला जिसको नाम दिया असहयोग या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन। कॉपरेट मत करो, कोई सहयोग मत करो। गांधी जी ने ये बोला कि भैया देखो, स्कूल चल रहे हैं तो वहाँ पे हमारे टीचर ही तो पढ़ा रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पे अपने देश के लोग ही तो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, रेलवे चल रहे हैं तो वहाँ पे भारत के लोग ही तो काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये लोग जो भी काम कर रहे हैं किसी में भी इनका सपोर्ट मत करो, सहयोग मत करो, तो ये लोग हार मानकर वापस चले जाएंगे। तो हम इन्हें असहयोग करेंगे। असहयोग मतलब सहयोग ना करना, किसी भी काम में भाग ना लेना, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट करना बंद कर दो इनको, तो ये खुद हार मान के भाग जाएंगे हमारे देश को छोड़ के। हथियार नंबर 2, गांधी जी ने बोला, लोग फिर खुश हो गए कि नया आंदोलन शुरू करेंगे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज भारत पे राज कर पाए ये केवल और केवल भारतीयों की वजह से कर पाए। मतलब अगर भारतीय उनका सहयोग नहीं करते तो वो कभी भी राज नहीं कर सकते। और आप लोग देखेंगे भी, जब शुरू में उनको भारत में कंपनी बनाने की, एक छोटी सी जगह बनाने की जगह दी थी, किसने? नवाबों ने, जो राजा थे उन लोगों ने दी थी। और बाद में क्या किया उन्होंने? हमारे देश में बस गए। तो अगर हम उन्हें शुरू से ही घुसने नहीं देते तो वो कब्जा कर ही नहीं पाते। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। गांधी जी ने कहा कि जो हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर हम इन्हें सपोर्ट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर इनका पूरा शासन गिर जाएगा और ये यहाँ से उठ के भाग जाएंगे। अब जब गांधी जी ने ऐसी बात कह दी तो लोग तो मानने ही वाले थे। लोगों का अच्छा सा पूरा समर्थन शामिल हो गया। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? अब असहयोग लोगों को समझाना था कि भाई असहयोग से कैसे काम करेगा, ये जो टूल है ये काम कैसे करेगा। गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी का ये था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। गांधी जी ने बोला कि पूरा एक बार में नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, स्टेप 1 फिर स्टेप 2, ठीक है। लेकिन क्या होता था, गांधी जी एक बात कहते थे दिल्ली में, वो बात पहुंचती थी अमृतसर, फिर पहुंचती थी गुजरात, और ऐसे पहुंचते पहुंचते वो बात बदलती जाती थी और बाद में चल चल के आंदोलन बन जाता था हिंसक। और जैसे ही कोई भी आंदोलन हिंसा का रूप लेता था गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते थे।
तो गांधी जी ने स्टेप्स रखे थे कि हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फिर हम आज़ादी पा लेंगे। अब उनने बोला सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। गांधी जी ने बोला कि सरकार ने जो भी पदवी दी है, जैसे कि तुम्हें वकील, सरकारी वकील हो, सरकारी टीचर हो, तो जितनी भी तुम्हारी पदवी है, नौकरी है, वो सब सरकार को वापस कर दो कि भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तुम सारी नौकरियां छोड़ दो। सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, इन सब चीज़ का बहिष्कार कर दो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जितनी भी विदेशी वस्तु है उन सबको छोड़ दो, और साथ साथ में सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना काम छोड़ दो। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। दूसरा स्टेप गांधी जी का ये था कि अगर वो दमनकारी रास्ता अपनाएंगे, जैसे कि सत्याग्रह के टाइम पे किया था, कि वो लोग अगर जुलूस या इस तरीके से हड़ताल को रोकेंगे, गोली चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे, पूरे देश में आंदोलन कर देंगे। 1920 की गर्मियों में अंग्रेजों और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने हेतु देश भर में यात्राएं करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस में बहुत सारे लोग प्रस्ताव पर आशंकित थे। नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए लोग चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। अब इसके अलावा कुछ थोड़े थोड़े भारत में चुनाव भी शुरू हो गए थे, जिसमें बनते थे तो विदेशी थे, लेकिन कुछ भारतीयों को भी सीटें दी जाती थी, ठीक है, कांग्रेस के लोगों को। तो गांधी जी ने कहा कि जो ये इस तरह के चुनाव होंगे उसमें भी तुम पार्ट मत लो, ठीक है, किसी भी चुनाव में पार्ट मत लो, और इन सब चीज़ों को छोड़ो, हम असहयोग करेंगे, किसी भी काम में उनको सहयोग नहीं करेंगे। अब ये बात हुई, लेकिन जो कुछ लीडर्स थे, जैसे कि हम बात करें जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा जो युवा लीडर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि उनकी विचारधारा ये थी कि हमें एक बहुत मुश्किल से कुछ सीटें मिली हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि आखिर ये लोग क्या कानून बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो ये तो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे हमें गुप्त रूप से पता तो चल रहा है आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो दो तरीके की विचारधारा टकरा रही थी। अब आंदोलन के भीतर गांधी जी ने कहा कि भैया सहयोग करेंगे, और असहयोग में बहुत सारे लोगों ने काम भी किया, बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ दी, जितने भी वकील थे उन्होंने वकालत, टीचरों ने पढ़ाना, बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब जो आंदोलन था इसमें सबके लिए अलग अलग धाराएं थी। धाराओं का मतलब मैं समझाऊं तो देखो, जो शहर थे ना वहाँ पे कुछ और चल रहा था, गांव में कुछ और चल रहा था, सबके लिए आज़ादी का मतलब भी भिन्न भिन्न था, सबके लिए आज़ादी का मतलब सेम नहीं था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। स्वराज को आह्वान के लिए स्वीकार किया गया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग अलग था। हर कोई स्वराज चाहते थे। स्वराज का मतलब आज के टाइम में क्या है, अपना राज, अपने देश का राज होना चाहिए, लेकिन उस वक्त सबके लिए आज़ादी का अर्थ भिन्न भिन्न था। एक बार आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि आज़ादी का मतलब आपके लिए क्या है। 2 सेकंड के लिए सोच लिए कि आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, और उस वक्त लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। एक किसान, अगर मैं बात करूं एक किसान की, जिसको उसकी उगाई गई खेती का 3 भाग जो है किसानों को देना पड़ रहा है, तो उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि उसकी ज़मीन में वो जो उगाए सारा सामान उसका हो, उसको कम लगान देना पड़े, उसके लिए आज़ादी वो थी। एक मजदूर के लिए क्या थी आज़ादी, कि वो अपने मन से काम कर सके, उसको फ्री में काम ना कराया जाए, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या थी आज़ादी, कि उन पर जो तरह तरह की बंदिश लगाई है वो ना की जाए, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आज़ादी थी। बागान में काम करने वाले लोगों के लिए क्या था आज़ादी का मतलब, बागान में जो लोग काम करते थे उनको रोजगार नहीं दिए, उनको पैसे नहीं दिए जाते काम करने के लिए, बंधुआ मजदूरी यानी बिना पैसे दिए उनसे बागान में काम कराया जाता था। उन्हें अपने गाँव यहाँ से छोड़ के जहाँ उन्हें रखा जाता था, बिना परमिशन के वो अपने गाँव नहीं जा सकते थे, घर नहीं जा सकते थे, बस उन्हें खाना दिया जाता था और रहने के लिए यहीं पर रहना होता था, यहीं काम करना होता था। तो उनके लिए आज़ादी थी कि वो अपनी मर्जी से अपने घर जा सकें, उन्हें काम के लिए वेतन दिया जाए। तो सबके लिए आज़ादी का एक नया मतलब था, इसीलिए कहा गया अलग अलग धाराएं। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। सबसे पहले जो शहर में रहने वाले यानी कस्बों में रहने वाले लोग थे, मिडिल क्लास थे, उन्होंने भाग लिया। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, शिक्षकों ने अपनी नौकरी, वकीलों ने वकालत करना, और कई पेशेवरों ने काम छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। मतलब युवाओं ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, गांधी जी के साथ आंदोलन में आ गए। शिक्षक ने पढ़ाना छोड़ दिया, आंदोलन में आ गए। वकीलों ने केस लड़ना छोड़ दिया, आंदोलन में आ गए। सब लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी जिनकी सरकारी नौकरी थी, ठीक है, और किसमें आंदोलन में भाग लिया। प्रांतों में परिषद चुनाव,
चुनाव का बहिष्कार किया गया, गांधी जी ने कहा था इसलिए। विदेशी वस्तुओं का, गांधी जी ने बोला जो विदेश से जो वस्तुएं आ रही है, कपड़ा आ रहा है, छोड़ो, अपने देश में सूती, उनने चरखा को प्रमोट किया था ना कि अपने देश में सूती यानी कॉटन हमारे देश में उगाया जाता है और सूती कपड़े पहनो। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। शराब की दुकानें, शराब को एक विदेशी कल्चर माना जाता था, इसकी दुकानों के बाहर प्रदर्शन किए गए और दुकानों को कहा बंद करो भाई, हम अपनी देश की चीज़ों को प्रमोट करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो इस तरीके से शहरों में होता है आंदोलन शुरू। अगर मैं बात करूं ग्रामीण इलाकों में, तो ग्रामीण इलाकों में भी अलग अलग स्थिति थी। जैसे मैंने कहा कि सब जगह आज़ादी का मतलब भिन्न भिन्न था। किसानों और आदिवासियों का संघर्ष धीरे धीरे से हिंसक हो गया था। किसान इतने ज़्यादा, उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कि उनका आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो रहा था। वो आर पार की लड़ाई चाह रहे थे। अलग अलग स्थान पर अलग अलग आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया और बहुत सारे आदिवासी थे। आदिवासी मतलब जो आप देखोगे असम की नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, बिहार के कुछ इलाके हैं, जो पहाड़ियाँ थी, इसमें कुछ आदिवासी रहते थे। उन लोगों को ने भी बहुत सारे हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो अगर हम अवध की बात करें, अवध यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है, यूपी की, यहाँ पे किसान आंदोलन था। किसानों का नेतृत्व जो था, सबका कोई लीडर था। तो वहाँ पे उनका लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। वहाँ पे आंदोलन उनका अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, किसके खिलाफ था? जमींदारों के, क्योंकि जमींदार थे वो अंग्रेजों से हाथ मिला लेते थे और जो जितना भी टैक्स वसूला जाता था उसका भाई आधा ये लेते थे और आधा अंग्रेजों को देते थे। तो आंदोलन किसके खिलाफ किया गया? जमींदारों का। जमींदार भारतीय ही थे लेकिन उनके खिलाफ आंदोलन किसानों ने किया। अवध किसान सभा बनाई गई 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों के नेतृत्व में। तो ये हुई यूपी की बात। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का आंदोलन, तो आंध्र प्रदेश, आप एपी जाते हो, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है हमारा भारत में, यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में अलूरी सीताराम राजू, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका नाम कई बार आता है। आप लोग फ्रीडम फाइटर में शायद इनका नाम ना जानते हो, पर ये भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, यहाँ पे एक आंदोलन फैल गया था। विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए। जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे उनके लीडर थे ये सीताराम राजू, और इनको जो सपोर्ट करने वाले थे उन्हें पुलिस थानों पर हमले किए थे। और सीताराम राजू को इसके लिए, क्योंकि ये वहाँ के लीडर थे, पकड़ लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। आपको पता है बहुत सारे लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, जिसमें से मंगल पांडे भी एक है। तो इसी तरीके से सीताराम राजू को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। बगानों में स्वराज का मतलब क्या था? वही मैंने जो बताया, जो बगान जैसे कि चाय के, टी के होते हैं ना बगान, उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। मतलब आपको इस बगान में ही रहना है, यही काम करना है, यही जीना है, यही मरना है। अगर यहाँ से बाहर जाना है तो आपको परमिशन लेनी होती थी और वो आपको परमिशन नहीं मिलती थी। बगान श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ था चार दीवारी से बाहर स्वतंत्र रूप से आवाजाही की आज़ादी। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो इस जगह से बाहर निकल के अपनी मर्जी से जा सकें, वापस आ सकें, अपने परिवार से मिल सकें। उन्होंने 1859 के अंतर्देशीय आप्रवासन अधिनियम का विरोध किया, जिससे उन्हें अनुमति बागान से बाहर जाने से रोका जाता था। एक अधिनियम था जिससे बागान से लोगों को जाने का, क्योंकि उनको ना पकड़ के लाया जाता था और यहाँ काम पे लगा देते थे, तो उनने जो ये ऐसा कानून बना इसका विरोध किया कि हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे और हमें भी आज़ादी चाहिए। तो आप देखेंगे हर किसी के लिए आज़ादी का एक नया मतलब था। जैसे सबके लिए, किसानों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, सबके लिए आज़ादी का एक अलग मतलब था, लेकिन सब लोग आंदोलन में भाग ले रहे थे अपनी अपनी आज़ादी के लिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था। 1920 में हमारा शुरू हुआ था असहयोग। और असहयोग, गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 1 साल तक अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज हथियार डाल देंगे और हमारे देश से भाग जाएंगे। और सब कुछ सफलतापूर्वक चल भी रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। अंग्रेज हथियार डाल ही देते, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हो गई और इस घटना के बाद गांधी जी ने फिर वही किया, आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि जब भी आंदोलन हिंसक होता था गांधी जी आंदोलन वापस लेते थे, जिससे बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज़ भी हुए थे। ठीक है, तो ये होता है चोरी चोरा कांड। अब ये चोरी चोरा कांड क्या था? यहाँ कोई चोरी नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को देखते देखते बोर हो जाए तो यू टेक अ ब्रेक, बट यहाँ पे मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाली होती हूँ। आप एक ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिए, अगली बार आप वहाँ से स्टार्ट करें तो आपको सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से याद होंगी। और मैंने एक नोट्स फॉर्मेट में ये बनाया है, तो आपको ये नोट्स भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले चोरी चोरा में हुआ। इसका नाम चोरी चोरा क्यों है?
क्योंकि ये गोरखपुर में एक जगह थी चोरी चोरा, उस जगह पे एक घटना हुई थी। कब हुई थी भाई? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी का एक बड़ा समूह पुलिस साथ के साथ भिड़ गया। आपको पता है पूरे देश में असहयोग चल रहा था, नॉन कॉपरेशन चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पुलिस वालों से जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन लोग की लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारी जो लोग थे, हमारे जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में कुछ ही लोग थे, पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया दरवाज़ा, वहाँ पे जितने पुलिसकर्मी थे और लोग थे उसमें आग लगा दी। ठीक है, प्रदर्शनकारियों ने कि आक्रोश में भर गए थे, उन लोग को जला दिया, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिसकर्मी की जब मौत हो गई, महात्मा गांधी जी को हिंसा के सख्त खिलाफ थे, आप लोग जानते हैं, गांधी जी जरा सी भी हिंसा नहीं चाहते थे। जब ये बात गांधी जी के पास पहुंची कि आंदोलनकारी ने भड़क के आग लगा दी, तो इससे प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग को रोक दिया। गांधी जी ने बोला 5 फरवरी को ये घटना हुई, 12 फरवरी को गांधी जी ने बोला कि कहीं पे भी असहयोग नहीं होगा, सब लोग अपने काम पे वापस जाओ और इस आंदोलन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि गांधी जी ने एक तरह से तो देखो तो गलत था, थोड़ा और चलाते तो हो सकता है कि मिल जाती आज़ादी, लेकिन गांधी जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू सही था। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने सोचा कि भाई एक जगह पे लोग हिंसक हो गए और लोगों को मार दिया, तो उनके लोग मारे गए, लेकिन हमारे लोग भी तो मारे जा सकते थे। अगर इसी को देखकर दूसरे जगह पे, दूसरे राज्य में भी लोग हमले करने लगे तो सब जगह हिंसा वाली बात आ जाएगी, और हिंसा की बात आएगी तो उन लोगों के पास बंदूक थे, बम थे अंग्रेज के पास, और भारतीयों के पास क्या थी? बस लाठी थी। अगर वो लोग बंदूक और ये सब पे आ गए तो हमारे देश का भी बहुत रक्तपात होगा और हमारे भी बहुत लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि सब जगह हिंसा फैले, इसलिए उन्होंने चुपचाप आंदोलन को वापस ले लिया। अब जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो बहुत सारी निराशा फैल गई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे जो युवा नेता थे वो गांधी जी के विरोध, मतलब वो उनकी विचारधारा उनसे मिलती नहीं थी, वो लोग उनको विरोध में करने लगे कि आपको नहीं लेना चाहिए था, अगर आप नहीं लेते तो शायद हम आज़ाद भी हो जाते। फिर बात आती है सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने कहा था कि अगर नहीं होगा तो हम सविनय अवज्ञा चलाएंगे। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। आपको पता है 1922 को आंदोलन वापस ले लिया गया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने और कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने भाई चुनाव में भाग तो बंद कर दिया था, अब हम लोग वापस चुनाव में भाग लेंगे और वापस कांग्रेस में चुनाव लड़ेंगे और पार्टी में जाएंगे। और इन्होंने एक पार्टी बना दी जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बना दी जिसका नाम दे दिया स्वराज पार्टी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए दबाव डाल रहे थे। अब इन लोगों ने कहा कि जैसे सुभाष चंद्र थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कि भाई उग्र आंदोलन चाहिए। उग्र मतलब हमें भी हिंसा करनी होगी, थोड़ी लड़ाई करनी होगी, और हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, मतलब थोड़े कुछ हमें अधिकार नहीं चाहिए, हमारे देश को पूरी आज़ादी चाहिए, इनको निकालो देश से बाहर, ऐसा चाहते थे। फिर क्या होता है? 1920 के बाद भारतीय राजनीति की दिशा निर्धारण करने वाले कारण। अब 1920 के बाद भारत में क्या बदलाव हुए, उसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण थे। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अभी तो हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, अब ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, वो कुछ कारण थे जिसकी वजह से, जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा। ठीक है, पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध को देखा था जिसका प्रभाव भारत पे पड़ा था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, आप लोगों ने सुना होगा कि आर्थिक मंदी का दौर आया था कभी, तो वो 1930 की बात थी जब मंदी का दौर आया था पूरे संसार में। 1930 के बाद कृषि उत्पादों की मांग में गिरावट आई थी, निर्यात कम होने की वजह से कृषि उत्पादों की कीमतें भारी गिरावट आई थी। मतलब जो फसल उगाते हैं ना, जो चीज़ें उगाते हैं, उसकी पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी और पूरे विश्व में उसकी डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन 1930 में अब लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और उसकी कीमतें घटने लगी, तो किसान जो उगा रहा है उसको लॉस, जो व्यापारी बेच रहा है उसको लॉस। अब इससे क्या हुआ? आर्थिक मंदी आ गई, पैसों की किल्लत होने लगी पूरी दुनिया में। साइमन कमीशन,
साइमन कमीशन क्या था? ये एक ऐसा कमीशन था, कमीशन क्या, एक कमेटी थी, कुछ लोग जैसे 5-10 लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको भारत भेजा जाना था कि आप लोग भारत जाइए। और भारत में लोग जो इतना आंदोलन कर रहे हैं ना, ब्रिटेन से ये भेजने वाले थे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, एक लोगों का ग्रुप था, इनको कहा कि आप लोग भारत जाइए और देखिए कि भाई लोग इतना जो आंदोलन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उनको कुछ अधिकार चाहिए, तो अगर वो जो अधिकार मांग रहे हैं अगर वो सही है तो उनको अधिकार दे दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा। तो इसको स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन भारत आने वाला था। इस आयोग का गठन ब्रिटेन की सरकार द्वारा राष्ट्रवादियों की मांगों पर विचार करने, जो हमारे देश में राष्ट्रवादी थे यानी कि जो जितने भी लीडर्स थे जो मांग रहे थे, जो उनकी मांगे थी उन पर विचार करने, भारत में संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने कि भारत में जो लॉ सिस्टम है वो कैसा है उसकी स्टडी करने के लिए और क्या क्या बदलाव होने चाहिए सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा जा रहा था। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। 1928 में ये भारत आ जाता है। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। जब ये साइमन कमीशन भारत आता है तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। क्यों विरोध होता है? हमारे देश में तुमने पॉलिसी बनाई, किसने? ब्रिटेन ने। तुम ही लोग आके बता, तो अपने ही लोग भेज के बोल रहे हो कि इसको चेक करो कि सही बनाई या गलत बनाई। अपने ही जो तुम्हारे अंडर में नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को भेज के बोल रहे हो कि बताओ हमने सही बनाया गलत बनाया। तुम ये वो तो यही बोलेंगे कि सही बनाया, तो तुम हमें राइट्स कहाँ से दोगे? तो साइमन कमीशन का भारत में कड़ा विरोध किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांग को औपचारिक रूप दे दिया गया। और अब इतना भड़क गए कि ये कहा कि अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, चाहे हमें जैसे भी लेना पड़े, हमें पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसके बाद एक और घटना होती है जिसने पूरी चीज़ों को बदल दिया, जिसका नाम था नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। यात्रा, अब भाई नमक यात्रा का क्या मुद्दा था? तो गांधी जी ने देखा, देखिए गांधी जी ने बहुत सारे असहयोग किए, सत्याग्रह किए। गांधी जी ने देखा कि जो आंदोलन थे वो धीरे 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 पड़ गए थे, अब उस पर उतना सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। तो गांधी जी ने नमक को उठाया मुद्दा। नमक क्या था? आप जो नमक खाते हैं उसी नमक की बात हो रही है, किसी और नमक की बात नहीं हो रही है। नमक पर भी टैक्स लगता था। सोचिए, नमक पर आपको कर देना है, टैक्स देना है। तो गांधी जी ने बोला भाई नमक चाहे अमीर हो, गरीब हो, एक भिखारी हो, हर आदमी खाता है, सबकी ज़रूरत है। अगर तुम नमक पे टैक्स लगाओगे तो ये तो बहुत गलत बात हो गई, तो इसी का विरोध करें। तो गांधी जी ने बोला कि अगर मैं नमक पे आंदोलन करूंगा तो पूरी देश इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि भाई नमक तो एक ज़रूरी आवश्यकता है, हर किसी की ज़रूरत है। तो गांधी जी ने नमक को एक ऐसे माध्यम के रूप में चुना जो राष्ट्र को एकजुट कर सके। उन्हें लगा कि नमक ही है जो पूरे देश को एक साथ ले आएगा, मुट्ठी बंधाएगा। नमक समाज के सभी वर्ग द्वारा उपयोग में लाया जाता था, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब नमक खाते हैं। अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, राजा हो, रंक हो, नमक सबकी आवश्यकता थी। तो गांधी जी ने अब लिया नमक को। नमक यात्रा शुरू की गई। उनने बोला हम नमक पर कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे और एक आंदोलन करेंगे जिसका नाम रखा उनने सविनय अवज्ञा। पहले सत्याग्रह किया, फिर असहयोग किया, फिर करते हैं सविनय अवज्ञा, यानी सविनय सच के लिए सही तरीके से अवज्ञा करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे और उनके जितने भी आंदोलन है उसका बहिष्कार करेंगे, उनके जो लॉ हैं और एक्ट हैं। नमक या डांडी मार्च, इसको नमक यात्रा भी कहते हैं या डांडी मार्च कहते हैं, 12 मार्च 1930 को शुरू की गई। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है कब शुरू की गई, तो मार्च में 1930 को, ठीक है। हमने पढ़ लिया 1920-22 में सहयोग असहयोग आंदोलन हुआ और अब 30 में आ गए हम। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के एक गांव डांडी पहुंचे। गुजरात में एक गांव था डांडी, इसीलिए इसको डांडी यात्रा भी कहते हैं। वहां समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। डांडी में गांधी जी ने क्या किया, समुद्र के पानी को उबाला और नमक बनाया और इस तरह उन्होंने कानून को तोड़ दिया। बोला कि भाई हमारा समुद्र है, खुला समुद्र है, सबके लिए फ्री है, तो हम क्यों इस पर टैक्स दें। हमने पानी उबाल लिया, नमक बना लिया, अब यह नमक हमारा, इस तरीके से सब लोग अपना अपना नमक बना लेंगे, हम क्यों तुम्हें टैक्स देंगे। तो ये कानून तोड़ने का मतलब ये एक सिंबल था, ठीक है। ये उनको दिखाने का मतलब था अंग्रेजों को कि तुमने जो कानून बनाया हम उसको नहीं मानेंगे और जो तुम मनमाना टैक्स ले रहे हो हम उसको नहीं देखेंगे। और इससे उत्साहित होकर अलग अलग देश के भाग में लोगों ने इस तरीके की यात्राएं निकाली। गांधी जी अपने जब चले थे तो उनके साथ कुछ लोग थे, यात्रा में बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हो गए और जो शामिल नहीं हो पाए वो अपने ही राज्य में यात्रा निकाली और सबने अपने अपने समुद्र के किनारे जाके नमक बनाया और इस तरीके से नमक आंदोलन, जो नमक का टैक्स था, उसको तोड़ा। ये देखिए एक यात्रा की आपको जो डांडी मार्च है उसकी इमेज दिखाई गई है। यहाँ पे ये महात्मा गांधी हैं और यहाँ पे उनको सहयोग करने वाले सारे लीडर्स हैं, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन से अलग था
क्योंकि लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जा रहा था। अब गांधी जी भी भाई मूड में आ गए थे, हाथापाई के, हाथापाई नहीं मतलब आरिया पार करने के। अभी तक जो आंदोलन था उसमें केवल बात कर रहे थे कि सहयोग मत करो, लेकिन इस आंदोलन में था कि जितने भी कानून बनाए हैं ना इन अंग्रेजों ने, किसी भी कानून को मानो ही मत। अब गांधी जी ने क्या बोला, आर पार हो जाओ, ठीक है, कि कोई भी कानून को, औपनिवेशिक कानून को मानो मत, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, भुगतान मत करो, जो भी तुम्हें उल्टा सीधा भुगतान करने को बोल रहे हैं भुगतान मत करो। वन कानून तोड़ने की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अलावा जो वन कानून थे, वन में आपको पता है जंगलों में चरवाहे रहते थे, बहुत सारे जो आदिवासी थे वो जंगलों में रहते थे, जंगल से ही लकड़ी काटते थे, वहीं पे जो चीज़ें होती थी उसी को खाते थे, वहीं पे रहते थे और उसकी देखभाल भी करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों में भी अपने सैनिक लगा दिए, जंगलों में जितने रहने वाले आदिवासी थे उनको मार के भगा दिया और बोला कि इस पे भी तुम टैक्स दो। भाई जो जंगल में लकड़ी काट के बेच के जीवन निर्वाह कर रहा है वो तुम्हें टैक्स कहाँ से देगा। तो इन सब चीज़ों को बोला अंग्रेज गांधी जी ने कि भाई जो ये तुम्हें टैक्स लगा रहे हैं कोई भी टैक्स मत दो, सारे कानून को तोड़ो, ठीक है, और अब हम करेंगे सविनय अवज्ञा। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को चलने के लिए क्रूर दमन की नीति अपनाई। अब अंग्रेज फिर भड़क गए कि भैया इसने तो, अब तो गांधी जी भी आ गए कानून तोड़ने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अब इसको दबाना है। किसने, अंग्रेजों ने। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब सभी नेताओं को, जो जितने भी लीडर थे जो चला रहे थे आंदोलन, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी को ये लगा कि फिर से हिंसा होगी, क्योंकि जितने भी जो मार्गदर्शन करने वाले, जैसे कि एक लीडर पीछे चलता है, पीछे सारी भीड़ चलती है, एक आगे चलता है, तो जब जितने भी आगे चलने वाले थे इनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी ने सोचा अगर हम सबको जेल में डाल दिया, जो बाकी लोग हैं इन लोगों पे अत्याचार किया जाए या फिर लोग हिंसक हो गए, हिंसा फैल गई तो गलत होगा। तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। फिर होता है गांधी इरविन समझौता। इरविन कौन थे, उस समय के वायसराय थे, ठीक है, अंग्रेजों के जो वायसराय उन्हें कहा जाता था, जो लीडर्स होते जैसे आज के टाइम में प्रधानमंत्री आप कह सकते हो, जिनके हाथ में पूरी पावर होती थी, तो इरविन थे। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए। इरविन क्या था, उसने गांधी जी को मना लिया कि आप ये था ना कि गांधी जी किसी आंदोलन को वापस लेते थे तो सारे लोग भारत के मान जाते थे। तो इरविन ने गांधी जी से कहा कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम लोग इंग्लैंड में एक मीटिंग होगी, वहाँ पे सारे लोग जाएंगे, आप भी चलना, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो चलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जो भी आपकी बात है उसे मान लिया जाएगा। तो गांधी जी ने बोला कि जब बात होकर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ठीक है, हम चलेंगे। गांधी जी दिसंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। गोलमेज सम्मेलन क्या था, वहाँ पे इंग्लैंड की जो वहाँ के मतलब कि प्रधानमंत्री थे, राजा थे, वो लोग बैठे थे और वहाँ पे जाना था हमारे देश से रिप्रेजेंट करने के लिए जो मुस्लिम लीग के नेता थे उनको, कांग्रेस के नेता को, और जो डॉक्टर अंबेडकर थे, तो ये लोग गए थे। तो कहा गया कि आप लोग अपनी बात रखिए और जो भी है वो सारी बातें मान ली जाएंगी। जब गांधी जी वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि इन लोगों को साइड में बिठा दिया गया, इनकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं, ठीक है, इनको बोलने का मौका तक नहीं दिया। तो वो निराश होकर वापस लौट गए, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन वापस लिया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दोबारा फैसला लिया और 1934 तक आते आते इसकी गति मंद पड़ गई थी। गांधी जी ने अपना आंदोलन भी वापस ले लिया था। लंदन गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। अब गांधी जी को लगा कि जो आंदोलन ये चला रहे थे बहुत धीमा पड़ गया है, लोग आंदोलन करते करते भी तो थक जाते हैं, तो लोगों में जोश खत्म हो गया है, लोग थक चुके हैं। तो गांधी जी अब एक बड़ा फुल एंड फाइनल आंदोलन चाहते थे, दोबारा सविनय अवज्ञा चाहते थे कि फिर से हम तुम्हारे नियम कानून कुछ भी नहीं मांगेंगे, मानने वाले हैं और हम देश को आज़ाद कराएंगे। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, अब जो आंदोलन थे उसको, जैसे हमने बोला आज़ादी का मतलब सबके लिए अलग अलग था, वैसे ही लोगों ने आंदोलन को अलग अलग तरीके से लिया। अगर हम बात करें अमीर किसानों की, जो अमीर थे, जागीरदार थे, अंग्रेजों ने जब राजस्व को कम करने से इनकार किया तो अमीर समुदाय ने आंदोलन शामिल हो गए। जो ये अमीर किसान थे, इन लोग को भी तो टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को, तो इन लोगों की भी कुछ मांगे थी। जब अंग्रेजों ने वो मांगे नहीं मानी तो ये लोग भी आंदोलन में भाग लेने के लिए आ गए। गरीब किसान क्या चाहता था, गरीब किसान चाहता था कि उनकी ज़मीन का भाड़ा माफ़ कर दिया जाए, यानी ज़मीन को जो उनको भाड़ा यानी टैक्स देना पड़ता है वो माफ़ कर दिया जाए। किंतु अमीर किसान और जमींदारों के विरोध के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहती थी और कांग्रेस को डर था कि अगर हमने इस आंदोलन का समर्थन किया तो अमीर और गरीब दो गुट बन जाएंगे और इस तरीके से वो पढ़ना नहीं चाहती थी बीच में, ठीक है। इसके अलावा व्यापारी वर्ग यानी जो व्यापार वाले थे उनका क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं के आयात पर सुरक्षा चाहती थी। जो विदेशी वर्ग था वो ये चाहता था कि बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो इतनी सस्ती होती कि हमारे देश में अपनी देश की बनी चीज़ें बिक ही नहीं पाती हैं, तो ये चाहता था कि ये चीज़ें ना हो,
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें विश्व युद्ध के बाद घाटा हुआ था। महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हुई। जब नमक यात्रा निकली तो उसमें बहुत सारी महिलाएं शामिल हुई, जैसे आप सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ठीक है। शराब की दुकानों के सामने धरने दिए थे महिलाओं ने, कांग्रेस महिलाओं को, लेकिन जो महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के सामने आई, लेकिन कांग्रेस के भीतर महिलाओं को कोई बड़ा पद दिया जाए, कोई ओहदी दी जाए, ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के साथ स्थिति थी। सविनय अवज्ञा की सीमाएं, कुछ लिमिट्स थी सविनय अवज्ञा की जिसने उसको कमज़ोर किया, वो क्या थी? अगर वो कमियां नहीं होती तो सविनय अवज्ञा एक बहुत मजबूत आंदोलन था, क्योंकि अगर हम किसी भी जो कानून बनाए उसको मानेंगे नहीं तो वो झुक सकते थे। सबसे पहला क्या कारण था? दलितों व अछूतों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। मतलब जिसे हम कहते हैं कि हिंदू में भी दो कम्युनिटी बना दी थी, ठीक है। कह देता दलित है, अछूत है, इनको छूते नहीं है। जो छुआछूत की हमारे देश में बीमारी थी, उन लोगों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि भाई हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। अंग्रेज के आने से पहले भी तो आप लोग देखेंगे भारत में कितना अत्याचार होता है कि तुम अछूत हो, तुम्हें छूना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले हमें हक दो, हमें हमारे लिए सीटें आरक्षित करो, हमें आरक्षण दो। ये आरक्षण वहीं से चला आ रहा है, हमें आरक्षण दो और हमें अलग से निर्वाचन दो, वरना हम भाग नहीं लेंगे, ठीक है। दलितों के जो नेता थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। 1930 में एक संस्था बनाई जिसका नाम दलित वर्ग एसोसिएशन रखा। गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर के बीच 1932 में एक पूना पैक्ट समझौता हुआ। अब जो गांधी जी थे और डॉक्टर अम्बेडकर थे ये भी आमने सामने आ गए। क्यों आ गए थे? देखिए, गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ हो जाएं, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? मुस्लिमों को बोला कि तुम्हारे लिए निर्वाचन अलग से होगा, यानी चुनाव अलग से होगा, हिंदू के लिए चुनाव अलग से होगा, तुम्हें कुछ सीटें अलग से आरक्षित दे दी जाएंगी। उसके बाद अंग्रेजों ने फिर से भड़काने का क्या काम किया? हिंदू को दो भाग में तोड़ना चाहते थे, अछूतों को और ऊंची जाति को, जिससे कि लोग डिवाइड हो जाएं। और गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी ने कहा कि भैया तुम लोग को ये तोड़ तोड़ के कितना तोड़ेंगे, तुम लोग ऐसे अलग कम्युनिटी मत बनाओ। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला कि भाई हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, तो हमें भी आरक्षण चाहिए और हमारे लिए अलग से चुनाव। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हें आरक्षण दे दिया जाएगा, तुम्हारे लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, लेकिन भाई ये मत बोलो कि अलग से चुनाव, वरना हमारा देश जाएगा। तो गांधी जी के बीच और अंबेडकर साहब के बीच एक समझौता हुआ जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय परिषद आरक्षित सीटें दे दी गई, लेकिन मतदान कहा कि चुनाव सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होगा, आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी कि इतनी सीटें आपको ही दी जाएंगी, दलित वर्ग को ही दी जाएंगी, मतलब आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना केंद्रीय सभा के मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे। इसके अलावा मुस्लिम के जो लीडर थे जिन्ना साहब, वो चाहते थे कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले। मुस्लिम वर्ग के एक बड़े हिस्से को सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने इसमें आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो कुछ ऐसे समूह थे जिन्होंने आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, तो जिसके कारण से बुरा प्रभाव पड़ा। सामूहिक अपनेपन का भाव, जब सविनय अवज्ञा होता है, ठीक है, नमक यात्रा कानून, और 1947 में जाकर आखिरकार भारत जो है हमारा आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और 1942 में हमारा एक गांधी जी आंदोलन करते हैं जिसका नाम था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो में क्या था कि सब लोग दिल्ली की ओर चलो, और आखिरकार अंग्रेज फिर जितने भी लॉ और कानून है हमारे देश के ही लोग चुनाव में भाग लेते हैं और उसको एक एक को नेता बना दिया जाता है, और अंग्रेज़ों को एक तिथि के अनुसार उनको देश छोड़ना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? सामूहिक अपनेपन का भाव लोगों में कैसे पैदा होता है? जो ये राष्ट्रवाद हमने शुरू किया था ना चैप्टर, लोगों में अपनेपन की भाव कैसे आती है? सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्रों के चलते पैदा हुई। लोगों में संयुक्त संघर्षों के, जब लोगों ने एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, ठीक है, जैसे नमक आंदोलन किया एक साथ, तो सब लोगों ने देखा कि हम लोग जब साथ मिलकर लड़ते हैं तो सामने वाला झुक जाता है, तो लोगों में एक यूनिटी की भावना आई। दूसरा, इतिहास और साहित्य, अपने इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, चित्र, प्रतीक जैसे राष्ट्रगान और इस तरह के सिंबल, कहानी, कविताएं, इन सब चीज़ों, जैसे आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं वहाँ बहुत से सिंबल का इस्तेमाल किया गया। इसी में भारत को देवी के रूप में माना गया कि भारत हमारी माता है और माता का हर कोई सम्मान करता है, तो अगर हमारी ये माता है, माता पे कोई आक्रमण करेगा तो हम लोग को मिलना चाहिए। एग्जिस्ट नहीं करती थी वास्तव में कोई देवी, लेकिन ऐसे बोला गया सिंबल के रूप में, जिससे लोगों में अपनेपन की भावना आए। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। स्वराज मतलब जब देश आज़ाद होगा तो उसके लिए एक झंडा बनाया था, ये तिरंगा था, और जिसमें गांधीवादी चरखा था कि भाई अपनी बात को मानने के लिए गांधीगिरी अपनाओ। तो ये हुआ सामूहिक अपनेपन का भाव।
तो आपके चैप्टर में यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा चैप्टर। मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाने का प्रयास किया है बैकग्राउंड बताते वक्त। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो मैं इसके पूरा स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को हमारे। अगर आप और भी चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन 1 वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए 1 सिंगल इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। साथ ही हमारे चैनल पर सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अपलोडेड हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपका 2021 में सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है उसे वर्कशीट के फॉर्म में कंप्लीट कराया गया है। साइंस, मैथ, एसएसटी, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, वो सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो डोंट forget to hit like button।